सोचिए, एक राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को सालों तक लंबित रखा जाता है। जनता का जनादेश रुक जाता है, शासन ठप हो जाता है और लोकतंत्र की परीक्षा होती है। और अब भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि भारत में असल में कानून क्या कहता है इस बात पर। क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं या उन्हें एक उचित समय के अंदर फैसला लेना होगा? राष्ट्रपति संदर्भ यानी कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। अनुच्छेद 143 की परामर्श शक्ति के बारे में, अनुच्छेद 200 और 201 के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर की विधानसभा की बहसें और विवादास्पद तमिलनाडु राज्यपाल मामला। आज इन सभी बिंदुओं को, जो भी कुछ इस पूरे मामले के अंदर जो पेंडिंग बिल का मामला है, लंबित विधेयकों का मामला है, तमिलनाडु के रेफरेंस में जो राष्ट्रपति के संदर्भ के मामले में है, उस सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो रही है, उसके पहले दिन क्या क्या हुआ, वो सब कुछ आपको बताया जा रहा है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को समझते हैं, क्योंकि यह मामला क्यों आया इसको आपको समझना बेहद जरूरी है। यह मामला तमिलनाडु राज्यपाल केस के बाद उठा, जहां पर 2 जजों की पीठ ने कहा कि राज्यपाल को अधिकतम 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा और अनुच्छेद 142 के तहत कुछ विधेयकों को स्वीकृत माना गया, जहां पर डीम्ड असेंट माना गया कि अगर राज्यपाल समय में लंबित विधेयकों पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, उनको स्वीकृति नहीं दे पा रहे हैं और अपने पास पेंडिंग रख रहे हैं लंबे समय तक, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ भाई, राज्यपाल ने इनको अपना स्वीकृति प्रदान कर दी है और वो कानून पास हो गए हैं। और ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों की पीठ ने किया था। किसके तहत? अनुच्छेद 142 के तहत उन विधेयकों को, कुछ विधेयकों को पास मान लिया गया था। अब भारत के राष्ट्रपति ने इस संवैधानिक प्रश्न को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को भेजा है और पहले दिन की सुनवाई में कोर्ट ने कहा यह परामर्शी अधिकार क्षेत्र है, यह अपीलीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए कोर्ट केवल कानून की राय देगा, तमिलनाडु केस का पुनर्विचार नहीं करेगा। ठीक है। और अब हम बात करते हैं उस संवैधानिक प्रावधान की जहां से ये पूरा संदर्भ, राष्ट्रपति का संदर्भ वाला जो ये मामला है, लंबित बिल से मामला ये आया है। ये आता है अनुच्छेद 143 से। अनुच्छेद 143 जो परामर्शी शक्ति के बारे में बात करता है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा आज की सुनवाई के दौरान कि हम सिर्फ कानून पर राय देंगे, तमिलनाडु केस को नहीं खोलेंगे, क्योंकि जो अनुच्छेद 143 है वो सिर्फ परामर्शी शक्ति पर बात करता है, वो अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने पहले दिन की सुनवाई के दौरान कहा कि हम सिर्फ कानून पर राय देंगे, तमिलनाडु केस को नहीं खोलेंगे। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज की सुनवाई के दौरान बोला कि अनुच्छेद 143 के तहत कोर्ट यह कह सकता है कि कोई फैसला सही कानून नहीं है, लेकिन हम उसे रद्द नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम 143 के तहत सलाहकार हैं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि कोई फैसला सही कानून नहीं है, लेकिन हम उसे रद्द नहीं कर सकते 143 के तहत। मतलब यह है कि न्यायिक क्षेत्र की सीमा तय है, जिसे परामर्श कहा जा सकता है, सलाह कहा जा सकता है, लेकिन वो कोई अपील नहीं है। और राज्यों की आपत्ति के बारे में बात करें तो केरल और तमिलनाडु ने कहा कि तमिलनाडु केस ने समय सीमा तय कर दिया। आपको पता है ना, 3 महीने का समय 2 जजों की पीठ ने बोला है। इसलिए ये जो संदर्भ, राष्ट्रपति का संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया है, ये बहुत ही आवश्यक है, इस पर डिसीजन बहुत ही आवश्यक है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, जब अलग अलग पीठों ने, इन दोनों ने कहा कि जब अलग अलग पीठों ने अलग अलग राय दी है, तब अनुच्छेद 143 के थ्रू हमें सपेष्टा देने की अनुमति मिल जाती है। इनका सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर यह कहना था अटॉर्नी जनरल का और सॉलिसिटर जनरल का कि जब अलग अलग पीठों ने अपनी अलग अलग राय दी है इस मुद्दे पर, तब
ऐसी स्थिति के अंदर अनुच्छेद 143 के तहत हमें स्पष्टता देने की अनुमति दे जाती है। अनुच्छेद 143 इसकी अनुमति देता है। अब बात करते हैं बनाए रखने की बहस की कि ये जो संदर्भ है ये क्यों महत्वपूर्ण है। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल जो केरल से हैं, उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 143 का उपयोग अनुच्छेद 141 जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट को दरकिनार करने के लिए नहीं हो सकता। के वेणुगोपाल ने सीधा सीधा कहा कि अनुच्छेद 143 को अनुच्छेद का उपयोग अनुच्छेद 141 जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट का सिद्धांत लेके आता है उसको दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता। एक बार अगर कानून तय हो जाए तो वो सब पर लागू होगा। यह संदर्भ एक तरह का बैकडोर रिव्यू भी है, आप ये भी समझिएगा। और उसके साथ साथ डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो तमिलनाडु की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने ये बोला कि अनुच्छेद 143 को इंट्रा कोर्ट अपील नहीं बनाया जा सकता। अगर सलाह अलग निकली तो अजीब स्थिति बनेगी। तमिलनाडु में एक कानून और बाकी भारत में दूसरा। ध्यान से सुनिएगा कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो तमिलनाडु की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 143 को हम इंट्रा कोर्ट अपील नहीं कह सकते। इंट्रा कोर्ट अपील नहीं कहा जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। अगर सलाह अलग निकली, 143 वाली सलाह अलग निकली तो अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। तमिलनाडु में एक कानून होगा और पूरे भारत के लिए दूसरा होगा। उन्होंने कावेरी संदर्भ का हवाला दिया जहां कोर्ट ने पहले से तय फैसले को नहीं खोला था, लेकिन अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा कि तमिलनाडु केस में बड़ी पीठ की मांग खारिज कर दी गई थी, इसीलिए अनुच्छेद 143 से यह संभव है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट के पास मूल शक्ति है, आत्मनियंत्रण है, प्रतिबंध नहीं है इस चीज के लिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा कि कोर्ट के पास मूल शक्ति है, प्राइमरी पावर है, आत्मनियंत्रण है, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं है। अन्य वकील, वरिष्ठ वकील जैसे साल्वे, कौल, मनिंदर सिंह ने कहा कि यदि संविधान संतुलन बिगड़ रहा है तो कोर्ट परामर्शी अधिकार में भी पुराने फैसले की समीक्षा कर सकती है। कि जो पुराना फैसला तमिलनाडु के केस में जो 3 महीने वाला फैसला दिया था कि अगर 3 महीने में राज्यपाल ने उस पर डिसीजन नहीं दिया है, अपनी स्वीकृति नहीं दी है, तो उसको डीम्ड असेंट मान लिया जाएगा, कि मतलब ये मान लिया जाएगा कि सहमति मिल गई है और उस विधेयक को पास मान लिया जाएगा। तो उस फैसले को भी रिव्यू किया जा सकता है, ऐसा बाकी के वकीलों ने भी कहा। अब बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा की बहसों के बारे में। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, बिंदु जो सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अंबेडकर की बहसों का हवाला देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जो प्रारूप अनुच्छेद 91 और जो अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में जो 6 हफ्ते की समय सीमा थी, उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने यह समय सीमा हटाने और इसे एज सुन एज पॉसिबल से बदलने का संशोधन पेश किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने यह जो 6 महीने का जो समय सीमा 106 हफ्ते का जो समय सीमा 111 अनुच्छेद के अंदर है उसको हटाने के लिए बारे में बोला था और इसे एज सुन एज पॉसिबल से बदलने का संशोधन पेश किया था। क्यों किया था? क्योंकि अंबेडकर का यहां पर यह तर्क था कि सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारों को कठोर समय सीमा में बांधना उचित नहीं है। एचवी कामत ने उस समय पर इसका विरोध किया था, पर संशोधन पारित हुआ था। नतीजा क्या हुआ कि अनुच्छेद 111, 200 और 201 में कोई अब समय सीमा नहीं है, सिर्फ उम्मीद की कार्य उचित समय में होगा। नतीजा क्या है कि आज हम जो अनुच्छेद 111 देखते हैं, 200 देखते हैं, 201 में कोई भी अब समय सीमा नहीं है। तो वहीं से ये जो मामला है, राष्ट्रपति का संदर्भ है, ये सामने आया कि क्या अनिश्चितकालीन तक अपने फैसले को लंबित रख सकते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल जब कोई उनके पास विधेयक आता है तो उस पर फैसला लेने पे। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो संशोधन जो उनके द्वारा पेश किया गया संशोधन था, जो पास हुआ था, उसी का असर है। और अनुच्छेद 111, 200 और 201 में आज की तारीख के अंदर कोई भी समय सीमा नहीं है, सिर्फ उम्मीद है कि कार्य उचित समय में होगा।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 200 और 201 की, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल विधेयक की स्वीकृति दे सकता है, उसे रोक सकता है, संदेश देकर लौटा सकता है या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, विधेयक को रोक सकते हैं, संदेश के साथ वापस कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। और जबकि अनुच्छेद 201 क्या कहता है कि राष्ट्रपति आरक्षित विधेयकों पर स्वीकृति या फिर अस्वीकृति दे सकते हैं। कोई इसके लिए स्पष्ट सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है, यही मौजूदा संवैधानिक दुविधा है। अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्यपाल फैसले की, जो विवाद का केंद्र रहा। तमिलनाडु केस में कोर्ट ने पाया कि विधेयक 2020 से लंबित है। कोर्ट ने राज्यपाल की कार्रवाई को सद्भावना से रहित और संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन बताया था। को राज्यपाल के पास विधेयक 2020 से पेंडिंग थे, समझ रहे हो, लगभग आज जब हम बात करें 2025 में 5 साल हो गए, कोई डिसीजन ही नहीं लिया। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की 2 जजों की पीठ ने जो फैसला लिया था उस पर तमिलनाडु केस में, कोर्ट ने राज्यपाल की इस कार्रवाई को सद्भावना से रहित माना था और संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन बताया था। अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले में कहा था कि इन विधेयकों को स्वीकृत माना जाएगा, डीम्ड असेंट माना जाएगा। अब जब ये मामला प्रेसिडेंट के रेफरेंस के रूप में आया संदर्भ की सुनवाई में, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि यह खतरनाक है, क्योंकि कोई राज्यपाल की भूमिका निभाने लगेगा। न्यायमूर्ति ने इस पर संकेत दिया कि शायद यह केवल विशेष परिस्थितियों को संभालने वाला उपाय था, सामान्य सिद्धांत नहीं था। अब बात करते हैं बेंच के बड़े सवाल की, जो आज की सुनवाई के दौरान सामने आया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अगर राज्यपाल विधेयकों को वर्षों तक लंबित रखें तो संवैधानिक उपाय का क्या होगा। आज की सुनवाई के दौरान, पहले दिन की सुनवाई के दौरान, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अगर राज्यपाल विधेयकों को वर्षों तक लंबित रखेंगे तो संवैधानिक उपाय क्या होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट स्वीकृति घोषित नहीं कर सकता, अधिकतम वह राज्यपाल को वापस भेज सकता है। और इस पर न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने कहा कि तमिलनाडु केस के पैरा 432 और 433 दिखाते हैं कि कोर्ट ने खुद को संविधान का तर्क प्रहरी माना है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने पहले दिन की सुनवाई के दौरान यह बोला कि जो तमिलनाडु केस का जो फैसला आया था उसके पैरा 432 और 433 ये दिखाता है कि कोर्ट ने खुद को संविधान का सतर्क प्रहरी माना है, सेंटिनल ऑन द क्वी वाइव माना है। ठीक है, तो अब हम अपने आज की सुनवाई, जो पहले दिन की सुनवाई है, उसके विश्लेषणात्मक निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो 2 दृष्टिकोण पहले दिन की सुनवाई से उभर कर आते हैं। पहला, न्यायिक संयम का, कि कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, कोई कार्यपालिका की भूमिका नहीं निभा सकता, ये केंद्र का पक्ष है। दूसरा, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली सिद्धांत, न्यायपालिका दुरुपयोग को रोक सकती है और उचित समय सीमा सुनिश्चित कर सकती है, ये राज्यों का पक्ष है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान देना है वो अंबेडकर के संशोधन को देना है पहले दिन की सुनवाई से। कठोर समय सीमा हटाता है, लेकिन लंबा विलंब लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताता है। संभव है कि कोर्ट उचित समय की अवधारणा को और स्पष्ट करेगी जब भी इस फैसले का निर्णय देगी। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं आपका राय जानना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए या इसे सिर्फ उचित समय पर छोड़ देना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, मैं सबसे अच्छी कानूनी व्याख्या को पिन भी करूंगा। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। हमारा क्या निष्कर्ष है पहले दिन की सुनवाई को देखते हुए, सारी चीजों को समझते हुए। राष्ट्रपति संदर्भ के पहले दिन ने यह दिखाया है कि न्यायपालिका किस तरीके से संयम और सक्रियता के बीच संतुलन साध रही है। कोर्ट का रुख यह है कि अनुच्छेद 143 सिर्फ परामर्श
के अंदर आता है अपील नहीं है। और राज्यों की चिंता जो है वो ये है कि पहले से तय कानून को न बदला जाए, कि मतलब जो तमिलनाडु केस के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है उसको ना बदला जाए। जबकि केंद्र का तर्क यहां पर यह है कि भविष्य के लिए स्पष्टता लानी बहुत जरूरी है। और अंबेडकर का जो अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लेके आए थे एक संशोधन जो पास भी हुआ था उस समय पर, उसका उद्देश्य क्या है कि कोई कठोर समय सीमा नहीं होनी चाहिए, परंतु एज सुन एज पॉसिबल वो डिसीजन लिया जाना चाहिए। ये संदर्भ ये तय कर सकता है कि अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या आगे कैसे होगी और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में संतुलन कैसे बनेगा। अगर ये आज आपको पहले दिन की सुनवाई का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिएगा आज की चर्चा से आपका एक लाइन का टेक अवे क्या है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे हर दिन की सुनवाई में क्योंकि ये बहुत बड़ा संवैधानिक मामला है, इसमें रोज क्या हो रहा है, रोज की सुनवाई में क्या हो रहा है, तो अगर वो जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। हम आपको हर दिन की सुनवाई के बारे में ऐसे ही एक सेशन लेके आते रहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है ये। सीरीज लाने की हमारी इच्छा है, इसके ऊपर 11-12 दिनों का आपका पूरा सीरीज आएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप चाहते हैं कि हम ऐसा सेशन लेके आए आपके साथ। इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। और अगर आप हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट dunlawmentor.com या फिर हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं के लिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।